हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, आप लोगों का चैप्टर चल रहा है बिजनेस के अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे पब्लिक सेक्टर के बारे में। लास्ट क्लास में हम प्राइवेट सेक्टर पढ़ चुके हैं, उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक सेक्टर के बारे में। तो बेटा, एक सिंपल सी बात बताऊं कि किसी भी चीज़ की इन्वेंशन, किसी भी चीज़ की खोज जो है या इन्वेंशन आप बोलते हो तभी होती है जब पहले जो चीज़ चल रही है उसके अंदर कुछ कमियां निकल के आएंगी। तो बेटा, जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए आपका पब्लिक सेक्टर एग्जिस्टेंस में आया। अकॉर्डिंग टू डाटा 90th सेंचुरी में, जो आपकी 19वीं सदी थी, 19वीं शताब्दी आप बोल सकते हो, 90th सेंचुरी के अंदर ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर हुआ करता था। तो दिक्कत क्या हुई कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट के ऊपर काम करता था, कि जिस भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर उनको प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देता था वो वही काम करता था। तो उससे क्या था कि जो कस्टमर थे उनका एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण होता था। जो कस्टमर थे, जो कंज्यूमर थे, उनका क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। उनको जो चीज़ें थी, जो सामान था, वो हाई प्राइस पे सेल किया जाता था। दूसरी बात, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्टिकुलर जो फॉर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको ग्रो करने का प्लान करते थे। ओवरऑल कंट्री को डेवलप करने के लिए उनके प्लान्स नहीं होते थे। तो उन कमियों को दूर करने के लिए आपका पब्लिक सेक्टर जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। प्राइवेट सेक्टर में आपको बताया गया था कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसके अंदर जो ओनरशिप होती है, उसके अंदर जो ओनरशिप होती है यानी कि जो उसके मालिक होते हैं वो प्राइवेट पीपल होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर को जो चलाते हैं, जो मैनेज करते हैं, वो प्राइवेट मैनेजमेंट होती है उनकी। पब्लिक सेक्टर क्या था? पब्लिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसको या तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ने ही ऑन किया, मतलब वहां पे जो ओनरशिप थी वो किसकी थी? गवर्नमेंट की थी। अब वो गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी लोकल गवर्नमेंट हो। तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होंगे या पब्लिक सेक्टर होगा उसके अंदर जो ओनरशिप होगी वो मिनिमम 51% किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। मैक्सिमम 100% किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। मतलब कि एक पब्लिक सेक्टर ऐसा सेक्टर होगा जहां पे इन्वेस्टमेंट या फिर जो ओनरशिप होगी वो ओनरशिप किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। और ये गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी लोकल गवर्नमेंट हो। इन तीनों में से कोई भी होगा उसकी ओनरशिप होगी। दूसरी बात, इनकी मिनिमम जो ओनरशिप होगी वो होगी 51%। अगर किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी फर्म के अंदर किसी भी गवर्नमेंट का या फिर कंबाइन या फिर किसी सिंगल गवर्नमेंट का मिनिमम 50% शेयर है तो उसको हम कौन सा सेक्टर बोल देते हैं? पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे मैक्सिमम गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट जो हो सकती है, मैक्सिमम गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट हो सकती है 100%। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 100, मिनिमम होगी 51। यहाँ पे जो मैनेजमेंट होगी, यहाँ पे जो मैनेजमेंट होगी वो भी कौन करेगा? यहाँ की जो मैनेजमेंट होगी वो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। वो कौन करेगा? गवर्नमेंट। इसको फाइनेंस कौन करेगा? इसको फाइनेंस कौन करेगा? वो भी करेगी गवर्नमेंट। तो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आप उसको तब बोल सकते हो जब वहां पे ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट की है, और वो गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो।
मिनिमम ओनरशिप होनी चाहिए 51%, मैक्सिमम ओनरशिप होनी चाहिए 100%। यहाँ की मैनेजमेंट भी कौन करेगी? गवर्नमेंट। इसको फाइनेंस भी कौन करेगी? गवर्नमेंट। तब हम उसको कौन सा सेक्टर बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर बोलेंगे, या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, या फिर हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो जो भी पब्लिक सेक्टर में यूनिट्स होंगी या जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, उनके नाम के पीछे आपको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जिसको आप नोटिस कर सकते हैं। आप कभी यूको बैंक जाए, यूको बैंक का जो बोर्ड लगा हुआ होगा, जो बैनर होगा, उसके नीचे लिखा हुआ होगा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। आप किसी बैंक में जाएं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप जाएं महाराष्ट्र बैंक के अंदर, महाराष्ट्र बैंक जो है उसके अंदर आप जाओगे तो उसका जो बोर्ड देखोगे ना आप, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा महाराष्ट्र बैंक, और नीचे आपको बोर्ड के नीचे एक लाइन लिखी हुई मिलेगी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो बेटा आप जब भी जाते हो कहीं और वहाँ का उसका बोर्ड पढ़ते हो, बोर्ड के ऊपर अगर नीचे लिखा हुआ आता है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग अगर वर्ड लिखा हुआ होता है तो आप समझ जाएं कि वो क्या है, वो आपका पब्लिक सेक्टर है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। यूको बैंक, नेल्को, ये नेल्को की फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसके नाम के नीचे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। उसके बाद है MMTC लिमिटेड, इसके नीचे भी आपको मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके नीचे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके नाम के नीचे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग या एंटरप्राइज। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके नीचे भी आपको नाम के नीचे क्या लिखा हुआ मिलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा पब्लिक सेक्टर है और कौन सा प्राइवेट सेक्टर है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है, इसी के बेसिस पे आपको मैं इसके फीचर एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके फीचर्स क्या क्या आपको दिखाई देंगे। वहाँ पे फीचर देखते हैं हम, इसके क्या क्या फीचर हैं बेटा। अब हम डिस्कशन करेंगे फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। बड़ा ही बेटा मैंने सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको समझाया है कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है। अब इसके बाद इसके फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पे अब हम लिखेंगे, जो डिस्कशन होगा हमारा वो होगा फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के फीचर्स क्या होंगे उसके ऊपर हमारा डिस्कशन चलेगा। अब तो बेटा इसके अंदर सबसे पहला फीचर जो आपको मिलेगा वो होगा स्टेट ओनरशिप। स्टेट ओनरशिप, मैंने आपको बताया है यहाँ पे ओनरशिप किसकी होती है? गवर्नमेंट की। और ये मिनिमम और मैक्सिमम मैंने आपको बताई है, मिनिमम होनी चाहिए 51% और मैक्सिमम होनी चाहिए 100%। तो वो क्या बन जाती है? आपकी पब्लिक सेक्टर बन जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसका वो है स्टेट ओनरशिप, कि अगर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होंगे उसके अंदर जो ओनरशिप होगी वो किसकी होगी? गवर्नमेंट की। अगर वो टोटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट ओन्ड है, तो उस केस के अंदर वहाँ पे गवर्नमेंट की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी होगी? 100%। और अगर पार्टली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है तो उसके अंदर उसकी कितनी होगी? मिनिमम 51%। ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टेट कंट्रोल। स्टेट कंट्रोल दूसरा इसका फीचर जो है वो है स्टेट कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब बेटा यहाँ पे मैनेजमेंट से आप लगा सकते हो कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट होगी वो कौन करेंगे? यहाँ की मैनेजमेंट करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। यहाँ पे मैनेजमेंट कौन करेंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे वो इसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कैसे करेंगे? जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो इसको कंट्रोल करेंगे। उसके बाद तीसरा जो फीचर है वो है फाइनेंशियल
फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है इसमें? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिंपली यही है कि पहली बात तो इसके अंदर, क्योंकि इसको ओन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, फाइनेंशियल का मतलब पैसे से है, कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, पहली बात तो सारा फाइनेंस कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। पहली बात तो इसको फाइनेंस कौन करेगी? गवर्नमेंट। बट इनके पास फ्रीडम क्या है? इनके पास फ्रीडम क्या है? आज़ादी क्या है? ये चाहें तो ये पब्लिक से भी फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। पब्लिक से सर कैसे फाइनेंस अरेंज होता है? बेटा ये अपने शेयर बेच देते हैं पब्लिक को और उनसे पैसा ले लेते हैं, या फिर ये पब्लिक से पब्लिक को जाके डिबेंचर बेचते हैं और उनसे पैसा ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये क्या कर सकते हैं? पब्लिक से फाइनेंस ले सकते हैं, गवर्नमेंट से ले सकते हैं, बैंक से लोन वगैरह ले सकते हैं। तो इनको ये फाइनेंशियल फ्रीडम मिली हुई है। नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। यहाँ पे जो ये आपके पब्लिक सेक्टर है, यहाँ पे जो मोटिव होता है वो क्या होता है? सर्विस मोटिव होता है। प्राइवेट सेक्टर आपने पढ़ा बेटा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट। मतलब जिसमें प्रॉफिट होगा वो उसी बिजनेस के अंदर जाना पसंद करते हैं। बट जो आपका पब्लिक सेक्टर होगा, इनका मेन मोटिव जो होगा वो होगा सर्विस मोटिव, चाहे वहाँ पे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। आपने कई बार सुना होगा कि रेलवे घाटे में है, रेलवे घाटे में जा रही है। आपने कई बार अभी भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। तो रेलवे जो है वो बेटा आपके गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, तो रेलवे चाहे नुकसान में है फिर भी गवर्नमेंट उसको चला रही है। दूसरा आपने BSNL का नाम सुना होगा, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। ये भी एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ये भी घाटे में जाती है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसको चला रही है। ठीक है, तो जो आपका पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर गवर्नमेंट जो होगी वो सर्विस मोटिव के ऊपर काम करेगी। इनका मेन जो मोटिव होगा वो क्या होगा? सर्विस। चाहे उस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है चाहे लॉस है, ये सर्विस के मोटिव से उसको करते ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है सर? बेटा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि पब्लिक को वो अकाउंटेबल है। सर अकाउंटेबल मतलब, अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, जवाबदेही। उनको जवाब देना पड़ता है, किसको? पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। और उनकी जो भी परफॉर्मेंस होगी, उनकी जो भी परफॉर्मेंस होगी उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? आंसरेबिलिटी, या आप इसको बोल सकते हो जवाबदेही। मतलब कि जो आपका पब्लिक सेक्टर है उसको किसको जवाब देना पड़ता है? पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। पब्लिक को कैसे जवाब देना पड़ता है? इनकी जो भी परफॉर्मेंस होती है वो या तो स्टेट असेंबली में या पार्लियामेंट के अंदर रीड की जाती है कि हमारा ये पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था, इसकी परफॉर्मेंस ये रही, इसने ये प्रॉफिट अर्न किया है, ये लॉस सफ़र किया। तो उनको जवाब देना पड़ता है कि लॉस क्यों हुआ, या फिर यहाँ पे जो कमियां रही उस कमियों का रीज़न क्या था। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने ओनर्स को जवाब देना होता है, पब्लिक को जवाब नहीं देना होता। क्लियर? उसके बाद है ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। बेटा इसके अंदर क्या होता है? जो आपका पब्लिक सेक्टर होता है इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर क्या होती है? नौकरशाही होती है। नौकरशाही का मतलब क्या है? कि इनको कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो भी इनका प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है। डायरेक्ट ये अपने बेसिस पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो इनको जो भी इनका प्रोसेस बना हुआ उसको फॉलो करके डिसीजन लेना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटे छोटे डिसीजन है उसको भी बहुत जल्दी नहीं लिया जाता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता था? वहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग होती थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ ही लोगों ने वो डिसीजन लेना होता था, तो वो इजीली उसको फटाफट डिसीजन ले सकते थे। इसलिए बोला जाता है कि यहाँ की जो मैनेजमेंट होती है वो नौकरशाह होती है। नेक्स्ट वन इज हारमोनियस।
हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। थोड़ा सा और सिंपल करूं तो यहाँ पे आप बोल सकते हो स्वीट इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। वो क्यों होता है? क्योंकि जो आपका प्राइवेट सेक्टर होगा वो हमेशा ओनर्स अपने बारे में सोचते हैं, ना ही वो एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हैं, ना ही वो कंज्यूमर के बारे में सोचते हैं, ना ही वो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, ना ही वो किसी अदर इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं। कौन? प्राइवेट वाले। लेकिन पब्लिक सेक्टर जो होता है वो हमेशा किसके लिए आता है? सर्विस मोटिव के लिए आता है। तो सर्विस मोटिव के लिए आता है तो वो हमेशा अपने कंज्यूमर के लिए भी सोचता है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी सोचता है, अपनी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए भी सोचता है, और साथ साथ अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए भी वो सोचता है। तो इसी वजह से उसके जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबके बारे में सोच रहा है, तो वहाँ पे जो रिलेशन बनेगा दूसरों के साथ वो अच्छा बनेगा। लेकिन अगर कहीं पे मैं सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा हूँ तो मेरा आपके साथ रिलेशन अच्छा नहीं बन सकता। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। पब्लिक सेक्टर जो है वो सबके बारे में सोचता है, इसलिए उसका इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है? गुड होता है या हारमोनियस होता है। बट जो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है वहाँ पे हारमोनियस रिलेशन नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट वन इज यूजफुल फॉर ऑल द सेक्टर। यूजफुल फॉर ऑल द सेक्टर्स। जो आपका पब्लिक सेक्टर है वो सभी सेक्टर्स के लिए किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को सर्व नहीं करता। वो पूरी जो सोसाइटी है उसके जितने भी सेक्शन है, चाहे वो रिच सेक्शन है, चाहे वो मिडिल क्लास सेक्शन है, चाहे वो पुअर सेक्शन है, तो वो सारे सेक्शंस को इक्वली डील करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, पार्शियलिटी नहीं करता वहाँ पे। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल मैं दूँ, पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो है वो एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, तो वहाँ पे अगर कोई रिच पर्सन भी जाता है तो उससे भी वही सेम चार्जेस लिए जाते हैं, और अगर कोई पुअर पर्सन जाएगा तो उससे भी वही सेम चार्जेस लिए जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, इक्वालिटी क्रिएट करने का वो ट्राई करते हैं। तो वो सोसाइटी के पूरे सेक्शंस का ध्यान रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स। 9th जो है वो आपका है मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स। ये कई सेक्टर के अंदर मोनोपोली यानी एकाधिकार स्टैब्लिश कर लेते हैं कुछ सेक्टर के अंदर। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, रेलवे है आपका, पोस्ट और टेलीग्राम डिपार्टमेंट है आपका, वो अभी तक गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ, वो दूसरे को अलाउ ही नहीं किया कि वो इस सेक्टर के अंदर एंटर कर सके। रेलवे का इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। जैसे ही वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो अभी गवर्नमेंट उसको घाटे में भी चला रही है। घाटे में चला रही है तो वहाँ पे क्या होता है, पर यूनिट जो पर टिकट प्राइस होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर उसको प्राइवेट सेक्टर चलाएगा तो प्राइवेट सेक्टर क्या कहेगा कि मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए वो क्या करेगा, फेयर के जो चार्जेस है यानी कि टिकट का चार्जेस है वो क्या करता जाएगा, इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से पब्लिक परेशान होगी। तो इसलिए कई सेक्टर के अंदर वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेता है कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के अलावा कोई दूसरा सेक्टर एंटर ही ना कर सके। ठीक है बेटा, ये आपका पब्लिक सेक्टर है। अच्छे से आपको इसको रीड आउट कर लेना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पता ही है, आपको ट्यूसडे और फ्राइडे 2 दिन हैं जब आपको स्कूल के अंदर आना है डाउट्स के लिए, तो प्लीज़ आप ज़रूर आया करें क्लास के अंदर। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं, हम वीडियोस पोस्ट करते हैं वो फिर भी लेक्चर्स को सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। तो बेटा अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप खुद का नुकसान करते हो, हमारा नुकसान नहीं कर रहे। अगर आप डेली बेसिस पे क्लासेस देखते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो बच्चे ने देखा है तो हम दोबारा से लेक्चर प्रिपेयर करके आपको भेजने का ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी। बट जब वहाँ पे दिखाई देता है कि किसी स्टूडेंट ने देखा ही नहीं है, रेयरली 5-7 स्टूडेंट देख रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारा मोटिवेशन या मोरल डाउन हो जाता है। दोबारा लेक्चर प्रिपेयर करने का या लेक्चर डिलीवर करने का मन ही नहीं करता। तो बेटा जो भी स्टूडेंट लेक्चर्स नहीं देखते, प्लीज़ आप लेक्चर्स देखा करें, सुना करें। और अगर आप लेक्चर देखेंगे तो हमारे को भी मोटिवेशन मिलेगा, हम डेली बेसिस पे आपको लेक्चर भेजेंगे।
बट अगर आप लेक्चर देखोगे ही नहीं तो फिर जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है, फिर हम भी ऐसे ही करने लग जाएंगे कि एक दिन भेजेंगे, एक हफ्ता नहीं भेजेंगे फिर। तो इसलिए आप ज़रूर लेक्चर देखें, हर लेक्चर को ध्यान से सुने। बेटा आपको पता है ये सिचुएशन है, तो आप ट्राई करें कि घर बैठ के भी आप अच्छे से पढ़ें। वैसे गवर्नमेंट के जो इस टाइम पे गाइडलाइंस आई हैं कि 15 तारीख से स्कूल खुल सकते हैं, तो अगर स्कूल खुलते हैं तो प्लीज़ आप फर्स्ट डे से ही स्कूल के अंदर आएँ। ठीक है बेटा, थैंक यू।